जियोग्राफी जनरल स्टडी में एक बहुत की रोल प्ले करता है सब्जेक्ट। ये थर्ड पार्ट जीएस थर्ड पेपर में तो लगभग हर साल क्वेश्चन ये आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जियोग्राफी में जो क्वेश्चन बनते हैं तो किस प्रकार से स्टडी की जाए कि प्री के भी क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व हो जाए और मेंस से भी क्वेश्चन। तो एक प्रेजेंट टाइम के क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए देखा होगा कि इस समय साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में एक्टिव है और बिहार है, महाराष्ट्र है या अदर स्टेट्स में है जहाँ पर बाढ़ काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है, सफरिंग फ्रॉम फ्लड्स ऑन दीज एरियाज पीपल। तो रिवर की बात करें, जैसे इंडियन ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसमें ड्रेनेज सिस्टम की बात टॉपिक में दिया गया कि ड्रेनेज सिस्टम में को आपको पढ़ना है और इससे हर साल प्री में भी क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम को किस तरीके से पढ़ा जाए कि क्वेश्चन को किसी भी एंगल से पेपर सेटर सेट करे तो क्वेश्चन का आप आंसर सटीक तरीके से सही और ऑथेंटिक आंसर मिल जाए। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि उसके हर पक्ष को, हर एरिया को आपको टच करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि रफली स्टडी से काम नहीं बनता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ना क्या क्या चाहिए जिससे क्वेश्चन किसी भी तरीके से बनाया जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो पहले हम प्री की बात करते हैं कि प्री में क्वेश्चन किन किन एंगल्स पे आते हैं। तो ज़्यादातर किसी की ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में पूछा गया, या रिवर का ओरिजिन सेंटर हो गया, या रिवर का कैचमेंट एरिया हो गया, या डेल्टा फॉर्म करती है, एस्चुरी फॉर्म करती है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, नॉर्थ इंडियन में जो हिमालयन रिवर हैं या प्लेन एरिया रिवर हैं, साउथ इंडिया के रिवर्स प्लेट्यू एरिया हैं की रिवर हैं, मेंडर या विसर्ग जिग जैग स्टाइल की रिवर्स कहाँ पाई जाती हैं, उनको जिग जैग स्टाइल या टेढ़े मेढ़े आकार में उनको फार्म होने के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी होती हैं जिसकी वजह से जिग जैग स्टाइल या मेंडर या विसर्ग जिसको हिंदी में कहा जाता है बनता है। और दूसरे पॉइंट पर कि नॉर्थ हिमालयन रिवर को प्लेन एरिया रिवर क्यों कहा गया, साउथ इंडियन रिवर को प्लेट्यू एरिया रिवर और पेनिनसुला रिवर भी कहा गया। तो ऐसी फिजियोग्राफी के कारण ऐसा कहा गया, तो फिजियोग्राफी को देखना होगा। इसमें बेसिकली हम लोग देखते हैं कि पूरे भारत को अगर मैप में देखा जाए तो बेसिकली रिवर के पॉइंट पर दो एरिया सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो हिमालयन रिवर्स और दूसरा पेनिनसुला रिवर और साउथ इंडियन रिवर। इसके बाद रिवर्स जो नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन हैं इनको बेसिक क्लासिफिकेशन तो ये हो गया कि नॉर्थ और साउथ में, नॉर्थ यानी हिमालयन नॉर्थ की और साउथ पेनिनसुला की। इसके अलावा क्लासिफिकेशन रिवर की साइज पर भी क्या रिवर का क्लासिफिकेशन होता है। तो अकॉर्डिंग टू साइज इंडियन रिवर्स कैन बी क्लासिफाइड इन 3 मेजर कैटेगरीज। नंबर 1 मेजर रिवर्स, द कैचमेंट एरिया ऑफ दिस टाइप ऑफ रिवर above 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। सेकंड वन मीडियम रिवर बिटवीन 2,000 to 20,000 किलोमीटर। 20,000 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा इस टाइप की नदियाँ कवर करती हैं। मीडियम रिवर को यहाँ पर कंफ्यूज करता है कि मीडियम रिवर जो हमारी ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं क्या वो ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम कहें कि क्या कहते हैं, कोई भी रिवर जो वे ऑफ बंगाल में जाती है, अरबियन सी में जाती, बे ऑफ बंगाल में जाती, वो मीडियम रिवर होगी या मेजर रिवर होगी। तो
हमें उनकी टोटल लेंथ पता होनी चाहिए। मीडियम रिवर का क्लासिफिकेशन वेस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग, और तीसरा है फ्लो इन अदर कंट्रीज़। यानी ऐसी भी नदियाँ, थोड़ा सा ये डाउट लगेगा, बहुत मानक स्टैंडर्ड्स बुक्स में ये मैटर्स मिलते हैं कि क्या ऐसी भी रिवर है जो इंडिया से निकल करके अदर कंट्री में जाती। तो फ्लो इन अदर कंट्रीज़, तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप मणिपुर की इम्फाल रिवर, मणिपुर लोकटक लेक का नाम सुना होगा, उसको क्रॉस करती है इम्फाल रिवर। ये मणिपुर से निकलने के बाद म्यांमार में जाती है। तो फ्लो इन अदर कंट्रीज़, ठीक है, ये 3 कैटेगरी हो जाती है मीडियम रिवर की। उसके बाद माइनर रिवर, जिनकी कैचमेंट एरिया 2000 किलोमीटर से कम होती, उनको माइनर रिवर। दूसरा है कि भारत में रिवर्स ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग कंडीशन में क्यों है। ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग कंडीशन की अरबियन सी एंड पेनिनसुला एरिया, तो बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी, भारत का लगभग 3/4 हिस्सा रिवर यहाँ पर आता है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में आकर एंड होता है। और 11th क्लास की एनसीईआरटी में देखा होगा कि ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन। तो क्वेश्चन अगर ये बना दिया जाए कि व्हाई द रिवर फ्लो इन ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन, तो हमें सबसे पहले 11th क्लास की एनसीईआरटी में वाटर डिवाइडर ऑफ इंडिया को देखना होगा। वाटर डिवाइडर ऑफ इंडिया, तो जो मानसरोवर लेक से लेकर के अरावली होते हुए ये कन्याकुमारी तक आता है। जो स्टार्ट होता है, इसके कारण भारत का ईस्ट का हिस्सा जो है वो स्लोप एरिया है और वेस्ट का हिस्सा हाई एरिया है। और दूसरा है कि वेस्ट में कि रिवर्स की जो लेंथ है वो लेंथ का कम मिलती है कंपैरेटिवली ईस्ट फ्लोइंग रिवर। वेस्टर्न घाट हिल, ये आपका गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक का हिस्सा, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अब जैसे इस पर अगर क्वेश्चन बने कि वाटर डिवाइडर ऑफ इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम एंड एंड, तो स्टार्टेड में मानसरोवर लेक से लेकर के ये कन्याकुमारी तक, लेकिन मानसरोवर से जब ये नीचे की तरफ उतरती है, यानी हिमालय को क्रॉस करके भारत में इंटर करती है, तो मानसरोवर तिब्बत प्लेटू का पार्ट है। और वहाँ से निकलने के बाद ये शिमला के ईस्टर्न पार्ट ऑफ शिमला वहाँ क्रॉस करती है। अरावली राजस्थान के उदयपुर से होते हुए ये मध्य प्रदेश पहुँचती है। नर्मदा घाटी के पूर्व में मुड़ करके मैकाल माउंटेन और महादेव हिल, वहाँ से साउथ टर्न होती है, फिर अजंता हिल को क्रॉस करती है। और अजंता हिल को क्रॉस करने के बाद ये वेस्ट कोस्ट से लग करके, ठीक है, कन्याकुमारी तक आती है। कि बीच में कौन कौन से एरिया हैं जहाँ से ये वाटर डिवाइडर ऑफ इंडिया क्रॉस होती है, और ये इसका एक बहुत की रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल है ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में। सेकंड पॉइंट, कंपेयर नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडियन रिवर का कंपेयर। जैसे एग्जांपल के तौर पर कंपेयर में क्या कि इनका साइज, इनके जिग जैग स्टाइल, इनमें कंटिन्यूटी ऑफ वाटर, ये सब चीज़ें इनमें शामिल होती हैं। हिमालयन की रिवर में पानी सदैव रहता है, रीज़न ग्लेशियर पाए जाते हैं। साउथ इंडियन रिवर्स जो हैं वो मानसूनी, टोटली डिपेंड ऑन मानसून पर डिपेंड होती हैं, इसलिए सूखती हैं। और यहीं से आपका मेंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि अगर नॉर्थ इंडियन रिवर, जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, जो क्वेश्चन बनता है कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया गंगा में अगर पानी है, और मान लीजिए साउथ इंडिया में कोई ऐसी रिवर है जिसमें पानी ना हो, तो क्या इसको लिंक करके वहाँ पर बेनिफिट दिया जा सकता है, इरिगेशन के लिए हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके बाद आता है आपका ड्रेनेज, टाइप ऑफ ड्रेनेज। तो पूरे वर्ल्ड में 12 टाइप ऑफ ड्रेनेज पाए जाते हैं। इनमें से इंडियन रिवर किन किन कैटेगरी को या किस किस टाइप के ड्रेनेज को फॉलो करती हैं, तो जैसे एंटीसीडेंट है, कॉन्सिक्वेंट है, सबसीक्वेंट है, रेक्टेंगुलर है, पैरेलल है, इंटरमीडिएट है, इंसीक्वेंट है,
इस तरीके से करते हुए 12 पैटर्न मिलते हैं। तो इन 12 में डेंड्रियाटिक पैटर्न भी शामिल किया जाता है, जैसे जो प्लेट्यू एरिया से निकलने के बाद ठीक है फैलती हैं, तो इनको 1 बाई 1 की रेक्टेंगुलर भारत में कौन सा रिवर अपना पैटर्न बनाती है, पैरेलल कौन बनाती है, सब्सीक्वेंट कौन सी हैं, इंसीक्वेंट कौन सी हैं, इंटरमिटेंट कौन सी हैं। तो एक तो इसका ये सेगमेंट होता है। इसके बाद आता है रिवर से रिलेटेड जितने भी टर्म होते हैं। टर्म इन द सेंस कि कोई भी रिवर 3 स्टेज को क्रॉस करती है, यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज। यानी यंग जहाँ से वो स्टार्ट होती है, मैच्योर जब वो उसका एरिया काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होता है, ओल्ड स्टेज डेल्टा के पहले वाला हिस्सा। तो उस बीच में यानी कि यंग स्टेज से ओल्ड स्टेज के बीच में रिवर में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होती हैं। तो ओरिजिन, कैचमेंट एरिया, ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, डेल्टा, एस्चुरी, माउथ ऑफ रिवर। अब इनका डायग्राम पर प्रेजेंटेशन कि फॉर एग्जांपल गंगा रिवर का ओरिजिन कहाँ से, तो ज़्यादातर बुक्स में है गंगा का ओरिजिन, जो गंगा नदी है उसका ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर से दिखाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हरिद्वार के पास गंगा और अलग भागीरथी, गंगोत्री से जो स्ट्रीम बाहर आती है जिसको हम भागीरथी कहते हैं, भागीरथी के साथ अलकनंदा मर्ज होती है देवप्रयाग में। तो भागीरथी के साथ अलकनंदा मर्ज होती है, तो इसी का नाम गंगा पड़ता है। अब गंगा कहाँ नाम पड़ता है, तो देवप्रयाग में। लेकिन मान्यता या लोग कहते हैं कि गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जबकि गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी भागीरथी रिवर की स्ट्रीम बाहर आती है। तो देवप्रयाग, अब प्रयाग शब्द पर भी क्वेश्चन कि हाउ मैनी प्रयाग इन उत्तराखंड। तो देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ठीक है, नंद प्रयाग, कई प्रयाग हैं, लेकिन हमें उन प्रयाग से मतलब है जिन पर कोई न कोई रिवर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जुड़ी हुई है। कैचमेंट एरिया, रिवर निकलने के बाद फ्लो करती है तो कहाँ कहाँ किस किस स्टेट को क्रॉस करती है, किस माउंटेनिक एरिया के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपसे कहा जाए कि गंगा रिवर राजमहल हिल झारखंड का हिस्सा है, गंगा रिवर राजमहल हिल के नॉर्थ से निकलती है या फिर साउथ से निकलती है, राजमहल पहाड़ी। तो ये हमारा मैप वर्क होगा। मैप से देखा जाए कि गंगा का फ्लो में कौन कौन से माउंटेनिक एरिया को क्रॉस करती है, मेजर कौन कौन से प्लेस हैं जिससे वो क्रॉस करती है। ट्रिब्यूटरीज, गंगा की मेजर ट्रिब्यूटरीज में जैसे यमुना है, घाघरा है, कोसी है, गंडक है। अब इनमें भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक, कि कौन सी नदी है जो ट्रिब्यूटरी है जो उसके लेफ्ट बैंक और राइट बैंक से ट्रिब्यूटरी मिलती है। तो यहाँ पर एक चीज़ लेफ़्ट और राइट को डिसाइड करने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूल होता है वो ये होता है कि रिवर का जो फ्लोइंग डायरेक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल रिवर अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो हो रही है तो और साउथ में जाकर के किसी ओशियन में जाकर के या सी में ख़त्म होती है, तो ये इसका डायरेक्शन होगा। हमारा जो फेस होगा, हमारा फेस इसी डायरेक्शन पर होना चाहिए, फ्लो डायरेक्शन पर सीधे। तो जब हम यहाँ खड़े होंगे तो हमारा दाहिना और हमारा बायां आसानी से आप डिसाइड कर सकते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट गंगा के साथ है। तो गंगा जो है वो नॉर्थ से निकलती है उत्तराखंड से और ईस्ट में जाती है। ये हालांकि जब इसका पूरा डेमोग्राफिक रीजन देखते हैं तो इसकी फिजियोग्राफी देखते हैं तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए बांग्लादेश एंटर करती है। लेकिन अब कहा जाए कि गंगा का लेफ़्ट बैंक कौन सा होगा और राइट बैंक क्या होगा, तो लेफ़्ट अगर हम खड़े हो जाएंगे इसके सामने तो ये हमारा लेफ़्ट बैंक होगा और ये हमारा राइट बैंक होगा। अब ट्रिब्यूटरीज में सिंपल क्वेश्चन कौन किसकी ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन लेफ़्ट और राइट में
तो लेफ़्ट और राइट में भी जितनी भी होंगी वो सब या तो लेफ़्ट और राइट में मिलती हैं, ये जो मेन रिवर होंगी। यमुना रिवर गंगा की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ये लेफ़्ट बैंक से मर्ज होगी या राइट से, तो राइट से। कहाँ पर मर्ज हो रही है? इलाहाबाद में, संगम पर या प्रयाग में या त्रिवेणी में, इन टर्म को ध्यान देना। लेफ्ट बैंक में कोसी रिवर, ये सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक की जो कॉन्सेप्ट होती है उनको हमें रिवर के पैटर्न पर, जितनी भी रिवर है उनको देखना होगा। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटरीज का सेंस ये होता है कि रिवर की जो मेन स्ट्रीम है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटरीज बनने पर ही डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। डिस्ट्रीब्यूटरीज कब बनेगी? जब रिवर की स्पीड स्लो होगी, धीमी होगी, तभी डिस्ट्रीब्यूटरीज का फॉर्मेशन होता है। और रिवर अपने साथ स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट, शुरू से लेकर के अंत तक 3 चीज़ों को लेकर के कैरी करती है। हैवी बोल्डर्स ज़्यादा दूर तक नहीं जाते हैं, ग्रेवल, बजरी, सैंड एंड सॉयल, ये 3 मटेरियल ऐसे हैं जो रिवर लास्ट स्टेज तक लेकर के आती है। लाइट वेट होते हैं, इनको बहा कर लाती है। अब जब स्पीड कम होगी तो इनमें जो सबसे हैवी मटेरियल होगा, ग्रेवल का डिपॉजिट, सैंड का डिपॉजिट और सॉयल का। फर्टाइल एरिया पर क्वेश्चन बना दिया जाए कि मैक्सिमम फर्टाइल एरिया ऑफ डेल्टा, तो सॉयल बेल्ट होगा। इसे अपने यहाँ कहा जाए कि सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा का फॉर्मेशन, डेल्टा पर क्वेश्चन बना दिया जाए कि डेल्टा का फॉर्मेशन या डेल्टा टर्म सबसे पहले, तो डेल्टा टर्म का को इंट्रोड्यूस किया था जियोग्राफी में हेरोडोटस ने और नाइल रिवर के लिए। नाइल रिवर के लिए उन्होंने बताया था कि डेल्टा का जो शेप होता है वो ट्रायंगल शेप होता है, त्रिभुजाकार, ये ट्रायंगल शेप। लेकिन इसके अलावा ट्रायंगल शेप की जो नाइल रिवर का स्ट्रक्चर है, इसके अलावा और भी कई तरीके के डेल्टा फॉर्म करती हैं नदियाँ उनका। अब अगर हम मान लें कि रिवर की स्पीड कम है तो डेल्टा फॉर्म करती है, लेकिन रिवर की स्पीड ज़्यादा हो तब किसको फॉर्म करेगी? तब तो सेडिमेंट का डिपोजिशन नहीं होगा। तो जब नई डिपोजिशन होगा सेडिमेंट का तो किसका निर्माण करेगी? एस्चुरी का। डायरेक्ट टू ओशियन, सीधे समुद्र में जा कर के गिरती हैं। जैसे भारत में नर्मदा है, ताप्ती हैं, साबरमती है, माही है, लूनी है, ये सारी नदियाँ किसका फॉर्मेशन करती हैं? एस्चुरी का। और यहाँ से ध्यान रखिएगा कि लूनी नदी 100% एस्चुरी के पैटर्न को फॉलो नहीं करती है। माउथ ऑफ रिवर यानी एंड पॉइंट, रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पर जाकर एंड होती है, तो जो एंड होती है वो कहा जाता है माउथ ऑफ रिवर, और जहाँ से स्टार्ट होती है वो उसका ओरिजिन। तो ये बीच के कॉन्सेप्ट, ओरिजिन और माउथ ऑफ रिवर के बीच को के स्टेप को पूरी तरीके से देखना होता है कि कौन कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए किसी दूसरे रिवर पैटर्न पर नाम लिया जाए तो इंडस रिवर है। इंडस रिवर तिब्बत प्लेटू से निकलने के पश्चात जम्मू को क्रॉस, कश्मीर को क्रॉस करती है, कश्मीर में दम चौक से निकलती है, उसके बाद इंटर करती है पाकिस्तान में चिल्लास, पाकिस्तान में ये से होते हुए ये चली जाती है आपके अरबियन सी में। तो पाकिस्तान की पाकिस्तान से में 5 नदियाँ मिलती हैं जिसको हम पंचनद कहते हैं, मीठन कोट के पास मिलती हैं। तो उनमें भी ये सारे स्टेप, जितनी भी रिवर होंगी उनके ये सारे स्टेप 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट होते हैं। इनसे क्वेश्चन। इसके बाद अब बात आती है कि भारत में जो ड्रेनेज एरिया है तो वो कितने प्रकार का ड्रेनेज एरिया है। तो ड्रेनेज एरिया का मतलब ये होता है कि जैसे हम कहें इंडस ड्रेनेज एरिया, गंगा ड्रेनेज एरिया, ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज एरिया, साउथ इंडिया ड्रेनेज एरिया, इनलैंड ड्रेनेज। तो इंडस का तो कॉन्सेप्ट सीधा सा है कि इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी गंगा एंड ड्रेनेज, तो गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्र उसकी ट्रिब्यूटरीज, साउथ इंडियन फॉर गोदावरी के अगर एग्जांपल लें, कृष्णा का लें, कावेरी का लें, तो उनका जो उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको
उसमें इन्वॉल्व करते हैं इनलैंड ड्रेनेज। इनलैंड जो अंतःस्थलीय होती है, यानी एक एरिया में निकली समुद्र में नहीं, कुछ ज़मीन कुछ दूर से चलने के बाद वो ज़मीन में ही ख़त्म हो जाती हैं, वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं, उनको कहा जाता है इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न। तो इनलैंड में जैसे नॉर्थ कश्मीर की बात कही जाए तो नॉर्थ कश्मीर में है, साउथ ईस्ट आसाम में है और वेस्टर्न राजस्थान में। तो ये 4 हैं भारत में ड्रेनेज एरिया में। पहला इंडस है, दूसरा गंगा का है, तीसरा ब्रह्मपुत्र का है, चौथा साउथ इंडिया का है, और इनलैंड को भी अगर शामिल कर लेते हैं तो इनलैंड ड्रेनेज में नॉर्थ कश्मीर, साउथ ईस्ट आसाम और वेस्टर्न राजस्थान का पार्ट। ये तो रहे आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू पर बनने वाले क्वेश्चन की इसको हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि मेंस में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मेंस में ज़्यादातर क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है वो थोड़ा सा तो ज्योग्राफी का स्टैटिक होता है, लेकिन जो इंडियन ज्योग्राफी में क्या है कि डायनेमिक पोर्शन होता है। तो यानी वर्तमान समय की चीज़ों को भी इसमें ऐड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि फ्लड में अगर हम कहें कि अगर बिहार की नदियों को उत्तर प्रदेश की नदियों के साथ लिंक किया गया होता तो जो फ्लड सिचुएशन प्रेजेंट टाइम बिहार में है, तो अगर वो इंटरलिंकिंग की गई होती तो हो सकता था कि उतनी फ्लड सिचुएशन उतनी क्रिटिकल ना होती जो आज दिखाई देती। तो मेंस पर बनने वाले क्वेश्चन को अगर देखें तो रिवर से रिलेटेड कितने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो रिवर से रिलेटेड क्वेश्चंस में सबसे पहले अपने यहाँ की ही हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में एक एरिया ऐसा भी है जहाँ गर्मियों के मौसम में कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ गर्मियों के मौसम में पानी अंडरग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाता है और पशु पक्षी इंसान को इसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो रिवर का पानी जो होता है वो अर्थ एब्ज़ॉर्ब करती है, स्टोर्ड एरिया अंडरग्राउंड वाटर कहा जाता है। तो भारत में पहला अगर क्वेश्चन बनाया जा सकता मेंस में तो मेजर वाटर रिसोर्स कौन कौन से हैं वाटर भारत में, जल स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे तालाब है, अंडरग्राउंड वाटर है, रिवर का है, वेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, ये सब के सब वाटर रिसोर्स। पार्टिकुलर दूसरे एरिया पर आता है तो अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल। ये चीज़ बहुत प्रैक्टिकली देखा होगा कि रिवर बेल्ट पर अंडरग्राउंड वाटर का लेवल ज़्यादा होता है और जो एरिया रिवर से ज़्यादा दूर होता है अंडरग्राउंड वाटर का लेवल काफ़ी नीचे होता है। अंडरग्राउंड वाटर को प्रिजर्व करने के लिए या इनके कंजर्वेशन के लिए कौन कौन सी टेक्निक भारत में हैं इनका कंजर्वेशन। तो इनके कंजर्वेशन में जैसे पहले कहें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बरसात का पानी है उसको साइंटिफिक तरीके से हार्वेस्ट किया जाए, या हार्वेस्ट से इन द सेंस यहाँ पर खेती से नहीं है बल्कि वो अंडरग्राउंड तक पहुँचाया जाए उसको। दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, प्रोटेक्शन, अंडरग्राउंड वाटर का प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, वो टेक्निक्स क्या हैं, और जो हमारी एंशियंट टेक्नोलॉजी थी, प्राचीन भारत के लोग किस तरीके से अंडरग्राउंड वाटर का प्रोटेक्शन करते थे, उसको कंजर्व करते थे। तो जिसमें जैसे कहा जाए कि आपका जाम्बो सिस्टम, जाबो ये नागालैंड की टेक्निक थी, महाराष्ट्र की थी बंधारे ये महाराष्ट्र में टेक्निक थी, जाबो नागालैंड की थी। इसी तरीके से अदर्स कौन कौन सी टेक्निक हैं जिनके कारण वाटर कंजर्वेशन किया जा सकता है कि लोगों को पीने की पानी की समस्या ना हो। सेकंड क्वेश्चन वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन।
इसको कैसे मैनेज किया जाए, किस तरीके से मैनेज किया जाए कि पानी का उपयोग अच्छी तरीके से हो सके। सेकंड, अगर और थोड़ा सा क्वेश्चन को क्रिटिकल बनाना चाहे तो जैसे गंगा रिवर सिस्टम एंड देयर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इन इंडियन इकोनॉमी। गंगा रिवर सिस्टम का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो थोड़ा सा ये डिटेल क्वेश्चन होगा और ये पता होगा आपको कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत की कुल जनसंख्या का 40% पॉपुलेशन रिसाइड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। 40% जनसंख्या गंगा नदी के किनारे निवास करती है। या एंशियंट पॉइंट ऑफ व्यू, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा होगा तो जितनी भी मेजर सिविलाइजेशंस रही हैं वो ऑलरेडी किसी न किसी रिवर के किनारे ही डेवलप हुई हैं, विकसित हुई हैं। जैसे अपने इंडस सिविलाइजेशन और दूसरे कंट्रीज़ को देखा जाए, नाइल की है, इजिप्ट की है, चाइना की सिविलाइजेशन या ह्वांग सिविलाइजेशन, इनको कहा जाता है। दूसरा, ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर। भारत में नदियाँ पूर्व और पश्चिम क्यों बहती हैं, तो हमें ये मैप पर शो करना होगा और ये रीज़न दिखाना होगा कि वाटर डिवाइडर ऑफ इंडिया जो मानसरोवर से लेकर के कन्याकुमारी तक है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भारत में नदियाँ पूर्व और पश्चिम की ओर बहती हैं। नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन की संभावना इस सेक्शन से बनती है, फ्लड एंड फ्लड कंट्रोल इन इंडिया। भारत में बाढ़ और बाढ़ के कारण। तो जैसे भारत में अगर देखा जाए तो एक्सट्रीम रेनिंग की बात ना हो तो बिहार एकमात्र राज्य ऐसा है अदर स्टेट की अपेक्षा जहां हर साल बाढ़ आती है। और उसमें से नेपाल से निकलने वाली रिवर्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। कोसी रिवर के एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं कि इसको वर्ल्ड की मोस्ट ट्रीचर्स रिवर कहा जाता है, विश्वासघाती नदी कहा जाता है, हर साल बाढ़ आती है इसको। और इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, नदी जोड़ो परियोजना जिसको कहा गया इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के स्टेप्स क्या होंगे, कैसे भारत में ये कॉन्सेप्ट कब शुरू की गई। तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर में जो सेगमेंट बनते हैं कि कब शुरू की गई भारत में, टोटल इस समय कितने प्रपोजल हैं, और इसके बैकग्राउंड की बात करें तो ये मैसूर में सर आर्थर ने 1990 में इसको स्टार्ट किया था। 1960 में KL राव ने इसको भी प्रपोज किया कि इंटरलिंकिंग होनी चाहिए, और इन्होंने गंगा और कावेरी को लिंक करने का प्रपोज़ल दिया था KL राव ने 1960 में। और इन्हीं के बाद 1982 में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी इस्टेब्लिश हुई इंडिया में। 2002 में सुप्रीम कोर्ट इस प्लान को फाइनलाइज करने की बात करता है। 2003 में एक टास्क फोर्स का गठन किया जाता है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रपोज़ल को। 2012 में सुप्रीम कोर्ट फिर से इस बारे पर क्वेश्चन पुटअप करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इंटरलिंकिंग प्रपोज़ल के बारे में गवर्नमेंट की ओपिनियंस क्या है और कब इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जा रहा है। और इसके बाद 2014 में इसका पहला जो प्रैक्टिकल रूप सामने आया वो यूपी और एमपी गवर्नमेंट के बीच, एमपी के चीफ मिनिस्टर बाबूलाल गौर और यूपी के चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव, इनके बीच एक समझौता हुआ जिसमें केन और बेतवा रिवर को लिंक किया गया। तो भारत की पहली जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट रिवर प्रोजेक्ट में पहली रिवर को जो लिंक किया गया वो केन और बेतवा को लिंक किया गया था। अब ये तो रहे कि किसको लिंक किया गया और कितने प्रपोज़ल हैं या प्रपोज्ड इंटरलिंकिंग रिवर्स हैं। इसके बेनिफिट, अगले क्वेश्चन, बेनिफिट क्या हो सकता है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के बेनिफिट क्या हो सकते हैं।
इसके ड्रॉबैक क्या हो सकते हैं, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के ड्रॉबैक क्या हो सकते हैं। तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के ड्रॉबैक में क्वेश्चन और भी ऐड कर सकता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक की संभावना बनती है नहीं बनती, लोग इसका अपोज भी करते हैं। तो अर्थक्वेक बाय ह्यूमन प्रोसेस, मानव द्वारा भी भूकंप आता है। जैसे आपने देखा होगा कोयना डैम जो कोयना रिवर में पर बना था महाराष्ट्र में, तो कोयना डैम अर्थक्वेक के कारण टूटा था। तो जो डैम बनते हैं तो उनकी जो पानी का वाटर का लोड होता है वो हमारी प्लेटों पर पड़ता है, जिसके कारण अगर उसमें कहीं भी क्रैक्स है तो क्रैक्स के और वाइड होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है। और बेनिफिट, चैलेंज और क्या इंडिया में ये नेसेसरी है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर नेसेसरी है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर इज़ नेसेसरी इन इंडियन सिचुएशन। अब इतने कुछ क्वेश्चन बनने के बाद अगला स्टेप का क्वेश्चन जो बनाया जा सकता है कि जब दो स्टेट के बीच इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट या लिंक करने की बात आती है, तो अपने यहाँ के इतिहास को अगर देखा जाए तो आफ्टर इंडिपेंडेंस और बिफोर इंडिपेंडेंस, तो रिवर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट ये शुरू से ही रहे। जैसे कावेरी रिवर डिस्प्यूट रहा है, सबसे हाईलाइटेड था। तमाम ऐसे रिवर डिस्प्यूट हैं जो दो स्टेट के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर के होते हैं। तो ये किस तरीके से इनको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पर लिखा जाए, तो वन बाय वन स्टेप को लेते हुए कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू पर क्वेश्चन कैसे होंगे, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पर क्वेश्चन कैसे होंगे, उनके सोर्स क्या होंगे, उनका प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, किस तरीके से हो, आर्डर क्या होना चाहिए रिवर में। जैसे रिवर के आर्डर पर, आर्डर शब्द का मतलब कि हमें जैसे फॉर एग्जांपल के लिए भी मैंने बताया कि टर्म तो वन बाय वन ही आते हैं, कोई एक दूसरे को ओवरराइड नहीं करता है। रिवर में अगर फर्स्ट स्टेज है, अगर कहा जाए रिवर की फर्स्ट स्टेज क्या होती है, तो रिवर की फर्स्ट स्टेज होगी। सेकंड स्टेज क्या होती है, तो मैच्योर स्टेज होती है। थर्ड स्टेज क्या होती है, तो ओल्ड स्टेज होती है। यानी कि इनके ऑर्डर भी हमें समझने होंगे। इससे बेनिफिट ये होता है कि चीज़ों को रटना नहीं पड़ता, वो दिमाग में ऑटोमेटिक बैठती रहती हैं, फीड होती रहती हैं। और क्वेश्चन के थर्ड पेपर जो आपका एनवायरनमेंट और इकोलॉजी है, उसमें ये की रोल प्ले करता है।